अच्छा जी, आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 43 है, जिसमें हम जो टेस्ट की डिस्कशन है, जो हमारा क्लास टेस्ट 5 था, उसकी हम डिस्कशन इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो टेस्ट था ये 60 मार्क्स का था, जिसमें 30 MCQs आपसे टेस्ट किए गए थे। और इस टेस्ट में मेरे ख्याल से ये एक आसान टेस्ट था। ये एक आसान टेस्ट था जिसमें हर किसी को 40 प्लस मार्क्स जो थे वो इजीली सिक्योर कर लेने चाहिए थे। 58 मार्क्स हैं वो इसमें हाईएस्ट हैं। पूरे मार्क्स ऑनलाइन और फिज़िकल दोनों में से इस टेस्ट में कोई भी नहीं ले सका, लेकिन इस टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस थी। 50 प्लस मार्क्स जो हैं वो तकरीबन 35 से 40 प्लस स्टूडेंट्स के फिज़िकल में आए हैं। अच्छा जी, चलें जी, इसकी जो है वो हम डिस्कशन करते हैं। और ये जो टेस्ट डिस्कशन होती है ये हम जो है वो आप जो फिज़िकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम अपना यूट्यूब पे रखवा देंगे, ताकि जब आप एंड पे रिवाइज़ कर रहे हों और आपको कहीं मसला आ रहा हो टेस्ट रिवाइज़ करते हुए, तो आप जो हैं वो उधर जाके ये वाला लेक्चर जो है वो ले सकें। अच्छा जी, इसमें जो पहला MCQs था वो ये जो टेस्ट था ये 4 चैप्टर्स का था। ये एक कम्प्रीहेंसिव टेस्ट था, 4 चैप्टर्स थे इस टेस्ट में। एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स और उससे पीछे वाले जो 3 चैप्टर्स हैं उन चारों को मिलाकर ये टेस्ट बनाया गया था। अच्छा जी, हम जो हैं वो MCQ नंबर 1 को देखते हैं। व्हाट इज द एंट्री ऑफ एक्रूड इनकम। आप लोगों को पता है कि एक्रूड इनकम किसे कहते हैं। आज हमने जितने पैसे हमें मिलने चाहिए थे, हमने फॉर एग्जांपल बिल्डिंग जो है वो रेंट पे दी हुई है। रेंट उसका था 12,000 रुपया पूरे साल का, और पैसे मिले 10,000 रुपया। इनकम अर्न ज्यादा कर ली, पैसे कम मिले। पैसे 10,000 रुपया मिला, पैसे कितने मिले जी? 10,000। और इनकम कितनी अर्न की पूरे साल में? 12,000। अब ये जो कम पैसे मिले 2,000 से जो कम पैसे मिले, ये मेरी होगी एक्रूड इनकम। यानी इनकम तो अर्न कर ली, एक्रू से मतलब रोक लेना, तो इनकम को रोक लिया, तो ये क्या होगा? ये है एसेट। ये क्या है जी? एसेट। जो 2,000 रुपए हैं ये मेरा राइट टू रिसीव है, ये रिसीवेबल है। और अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में इससे हम कहते हैं एक्रूड इनकम। इसे कहते हैं एक्रूड इनकम। एसेट बड़ा, रिसीवेबल, राइट टू रिसीव है मेरा रिसीवेबल डेबिट, और या एसेट है रिसीवेबल डेबिट, और इस एसेट को हम एक्रूड इनकम के नाम से पुकारते हैं। एक्रूड इनकम डेबिट हो गई और इनकम क्रेडिट हो गई। तो ये था जी ए, इसका सही जवाब था ए। आगे आए जी। और ICAP की बुक में इसकी एंट्रीज जो हैं वो पेज नंबर 124 पे आपको मिल जाएंगी। अच्छा, अगला सवाल है जी, व्हाट इज द एंट्री ऑफ अनअर्न्ड इनकम। देखिए जी, अनअर्न्ड का मतलब ये होता है, अर्न का मतलब कमाना, अर्न का मतलब वो इनकम जो अभी कमाई नहीं है। आज पैसे ज्यादा ले लिए, एडवांस में पैसे मिल गए, ज्यादा पैसे मिल गए। इनकम 12,000 रुपए की थी, वही रेंट वाली एग्जांपल। इनकम जो अर्न की पूरे साल में 12,000 रुपए की कर ली, और पैसे जो ले लिए वो 15,000 रुपए ले लिए। ये जो ज्यादा पैसे लिए हैं, ये जो ज्यादा पैसे रिसीव हुए हैं, ये 3,000 रुपए का जो डिफरेंस है, ये अनअर्न्ड इनकम है। वो इनकम जो अभी कमाई नहीं है, वो इनकम जो अभी कमाई नहीं है, इसे कहते हैं अनअर्न्ड इनकम, यानी लायबिलिटी। ज्यादा पैसे ले लिए, ऑब्लिगेशन है ये, मैं लायबल हूं, ये लायबिलिटी है, और इस लायबिलिटी को कहते हैं अनअर्न्ड इनकम, वो इनकम जो अभी नहीं कमाई। तो देखें, लायबिलिटी की नेचर है क्रेडिट, अनअर्न्ड इनकम हो जाएगी क्रेडिट, और इनकम बजाते खुद हो जाएगी डेबिट। इसका सही जवाब क्या है? ये बी।
ये असल में पीरियड एंड पे हम एडजस्टमेंट्स करते होते हैं। हमने बहुत डिटेल में ये सारी डिस्कशन क्लासेस में की हुई हैं। जब पैसे आते हैं तो क्या एंट्री पास हुई, कैश या बैंक डेबिट और इनकम को क्रेडिट किया था तब, सही है। इनकम को सिंगल अकाउंट, डबल अकाउंट, ये आपको पता है सारी चीजों का। तब क्या किया था, तब ये किया था, इनकम को क्रेडिट कर दिया था और कैश या बैंक को डेबिट किया था। पीरियड एंड पे आके इसकी एडजस्टमेंट अब करनी पड़ेगी। ये सारी मेरी इनकम नहीं है, ये सारी मेरी इनकम नहीं है। 15,000 रुपया मेरी इनकम नहीं है, मेरी इनकम तो 12,000 है। अकाउंटिंग पीरियड का जब एंड हो रहा होगा तो मुझे एडजस्टमेंट पास करनी पड़ेगी 3,000 रुपए से। 15,000 माइनस 12,000, तो वो इनकम को रिवर्स करना पड़ेगा। इनकम को डेबिट करूंगा, अनअर्न्ड इनकम को क्रेडिट करूंगा, और ये जो अनअर्न्ड इनकम है ये लायबिलिटी है। और आपको पता है लायबिलिटी जो है ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाती है, बैलेंस शीट में जाती है। ये करंट लायबिलिटी में आ रही होगी। अच्छा जी, एमसीक्यूज नंबर 3 पे आए। What is the entry of prepaid expenses? प्री का मतलब है पहले, पे का मतलब पे करना, वक्त से पहले एक्सपेंस पे कर दिया। एक्सपेंस था 10,000 रुपए। एक्सपेंस कितना था जी, 10,000 रुपया। एक्सपेंस था 10,000, रेंट पे बिल्डिंग ली हुई है और उसका जो किराया है वो है जी 12,000 रुपया, और वक्त और पे कर दिया 15,000 रुपया। वक्त से पहले 3,000 पे कर दिए, पूरे साल का रेंट था 12,000 और पे कर दिया 15,000। अब ये जो 3,000 ज्यादा पे किया है ये वक्त से पहले पे कर दिया है, और मेरे लिए ये वाला एक्सपेंस प्रीपेड है, एसेट है। ज्यादा पैसे पे कर दिए, ये एसेट है, ये डेबिट होगा, और इस एसेट को हम नाम दे देते हैं प्रीपेड एक्सपेंस का। प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, एसेट की नेचर डेबिट होती है, और एक्सपेंस बजाते खुद क्रेडिट हो जाएगा। ये पीरियड एंड पे एडजस्टमेंट हो रही है, ये पीरियड एंड पे एडजस्टमेंट हो रही है। इस पे हमने बहुत डिटेल में बात की हुई है। अगर आप इधर आए, अगर आप ICAP की बुक में आए और इधर देखें, ये पेज नंबर 120 पे इसके बारे में गुफ्तगू हुई है। ये एक्रूड इनकम के बारे में बातें की गई हैं सारी, ये एक्रूड इनकम के बारे में बातें की गई हैं। और इधर अगर आप आए ऊपर तो ये एक्रूड एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में गुफ्तगू की गई है। कहते हैं जी एक्रूड एक्सपेंस जब पेमेंट हो जाती है ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कहते हैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है और कैश या बैंक क्रेडिट होता है। पीरियड एंड पे आके देखें, पीरियड एंड पे आके क्या होगा, एक्रू का मतलब है रोक लेना, ठीक है जी, एक्रू का मतलब है रोक लेना। एक्सपेंस को अभी पे नहीं किया, ये लायबिलिटी होती है। ये क्या होता है, लायबिलिटी। एक्सपेंस डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट पेमेंट के टाइम। जब अकाउंटिंग पीरियड का एंड होगा तो ये वाला एक्सपेंस जो अभी पे नहीं किया ये हो जाएगा डेबिट, क्रेडिट होगा एक्रूड एक्सपेंस। ये लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी नेचर का अकाउंट है। और इसी तरह अगर प्रीपेड की बात करूं जो इस एमसीक्यूज में हो, जो इस एमसीक्यू में गुफ्तगू की जा रही है, कहते हैं द रिलेटेड जर्नल एंट्रीज आर एज फॉलोज। ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं और कैश या बैंक क्रेडिट होता है। और आज आपने ज्यादा एक्सपेंस पे कर दिया, पीरियड एंड पे आके ये एक्सपेंस जो ज्यादा किया इसको रिवर्स करना पड़ेगा। इसकी क्या एंट्री होगी पीरियड एंड पे, प्रीपेड एक्सपेंस, एसेट डेबिट हो जाएगा और एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम आएंगे एमसीक्यूज नंबर 4 पे। देखें जी, एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री उसने पूछी अभी, जिस तरह हमने इसी में ही बात कर ली है। एक्रू का मतलब रोक लेना, एक्सपेंस जितना था उतना पे ही नहीं किया
तो ये क्या है, ये अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे आके लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी होगी। और आपको पता है लायबिलिटी क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट हो जाएगा और एक्सपेंस बजाते खुद क्या है, वो डेबिट हो जाएगा। और हम इस लायबिलिटी को एक्रूड एक्सपेंस के नाम से पुकारते हैं। तो इसका कौन सा जवाब होगा, इसका होगा जी एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट। ये एंट्री पीरियड एंड पे हो रही होगी, पीरियड एंड पे ऑनलाइन वालों ये एंट्री हो रही होगी। फिजिकल वालों तुम अगर ये लेक्चर ले रहे होगे तो अपने रजिस्टर्स ओपन करना, जिसमें हमने क्लास में ये सारी चीजें हमने अपने रजिस्टर्स पर उर्दू में लिखी हुई हैं। अच्छा जी आगे आए, एमसीक्यू नंबर 5 पे आए। कहता है जी मिस्टर असद ईयर एंड इज 31 मई 2021। लें जी पहली ही लाइन में उसने बता दिया। हम वैसे अक्रूवल प्रीपेमेंट के जितने भी क्वेश्चन हमने क्लास में किए, हम स्टेप नंबर 1 में क्या करते थे, हम सबसे पहले ईयर एंड अकाउंटिंग पीरियड को आइडेंटिफाई करते थे। मेरा अकाउंटिंग पीरियड कहां से स्टार्ट हो रहा है और किधर खत्म होगा, ये हमारा स्टेप नंबर 1 होता था। स्टेप नंबर 2 हमारा क्या होता था, हम देखते थे इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड, मेरे वाले अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड कितने महीने का एक्सपेंस या इनकम परटेन करता है या करती है, ये हमारा स्टेप नंबर 2 होता था। अच्छा जी अब हम देखते हैं इधर क्या कहना चाह रहा है। स्टेप नंबर 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया। मिस्टर असद का ईयर एंड है जी 31 मई 2021। आगे पढ़ते हैं। ऑन 1 Feb 2021 he took out a loan of ₹700,000 with annual interest of 13%। कहता है मिस्टर असद ने लोन लिया और कितने का, 7 लाख का। कब लिया, 1 Feb 2021। देखें जी स्टेप नंबर 1 क्या होता है हमारा हमेशा, स्टेप नंबर 1 हमारा हमेशा क्या होता है, हम सबसे पहले अकाउंटिंग पीरियड को आइडेंटिफाई करते हैं। अकाउंटिंग पीरियड देखें 31 मई 2021 पे ये अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो रहा है। तो आप लोगों को पता है ये स्टार्ट हुआ होगा 1 जून 2020 पे। कितने पे जी, 2020 पे ये स्टार्ट हुआ होगा। और इसके बाद लोन कब लिया, 1 Feb को, और इसका इंटरेस्ट कितना है इस लोन पे, 13%। और आप लोगों को पता है इंटरेस्ट जो है ये एक्सपेंस होता है, जो लोन लेगा उसके लिए एक्सपेंस होगा और जिससे लिया होगा उसके लिए इनकम होगी। अच्छा जी, द इंटरेस्ट इज पेएबल इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन एरियर। एरियर का मतलब बाद में, एडवांस का मतलब होता है पहले। एरियर में इंटरेस्ट पे होगा आफ्टर ईच क्वार्टर। साल में कितने क्वार्टर होते हैं, साल में 4 क्वार्टर होते हैं। आप लोग देख लेना आपके मुताबिक कितने होते हैं, मेरे मुताबिक तो 4 होते हैं। फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ लोन, कमेंस कब हो रहा है, 1 Feb 2021 को लोन कमेंस हो रहा है। कहता है हाउ मच शुड बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2021। कहता है प्रॉफिट, मुझे बता दो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना एक्सपेंस जा रहा होगा। और कहता है हाउ मच शुड बी एक्रूड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एक्रू का मतलब क्या है, कितना एक्सपेंस जो है, एक्रूड, एक्रू का लफ्ज कहा है। हम तो पेमेंट जो है कब करते हैं, हम तो क्वार्टरली पेमेंट करते हैं और बाद में करते हैं। कहता है फाइनेंशियल पोजीशन पे बैलेंस शीट में देखो कितने की लायबिलिटी आएगी। अभी देख लेते हैं, अभी देखते हैं इसे। देखें जी, लोन 1 Feb 2021 पे कमेंस हो रहा है। इधर आए, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 ये क्या है जी, 1 Feb 2021 फैब, ठीक है जी, मार्च अप्रैल, यानी हमारे वाले काउंटिंग पीरियड से 4 महीने
परटेन करते हैं। ये हमारा होता है जी स्टेप नंबर 2, ये हमारा स्टेप नंबर 2 होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसका मतलब ये है हमारे वाले काउंटिंग पीरियड से 4 महीने परटेन करेंगे तो एक्सपेंस जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस में 4 महीने का आएगा। 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 13%, और इससे हम करेंगे, हमने सीखा हुआ है 12 महीने, साल में 12 महीने होते हैं। हमारे वाले काउंटिंग पीरियड से कितने महीने का एक्सपेंस परटेन करता है? 4/12। 4/12 करेंगे तो इसका जो जवाब आएगा दोस्तों वो आएगा 30,333 और ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। किस में जाएगा जी? प्रॉफिट एंड लॉस में। और एक बात मुझे और बता दो, जो पेमेंट होती है वो एक पेमेंट तो साल में हर क्वार्टर पे पेमेंट होती है, सही है जी। एक पेमेंट तो हुई होगी फेब, मार्च, अप्रैल। कब हुई होगी जी? फेब, मार्च और अप्रैल में हुई होगी। पेमेंट हुई होगी जी, इधर पेमेंट हुई होगी अच्छा जी, इधर हुई होगी अप्रैल में पेमेंट हुई होगी, इधर पेमेंट हुई होगी। ये कौन सी डेट है? ये है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल में पेमेंट हुई होगी। इसका मतलब है अगली पेमेंट कब होगी? अगली पेमेंट होगी जुलाई, 31 जुलाई पे होगी। इसका मतलब इस एक महीने की, ये जो अप्रैल और मई है, इस एक महीने की अभी पेमेंट नहीं हुई। एक्सपेंस जो है इनकर्ड कर लिया, अभी पेमेंट नहीं हुई। तो दोस्तों ये क्या है? ये लायबिलिटी है। एक महीने की लायबिलिटी जो है हमें बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। उस लायबिलिटी को कहते हैं एक्रूड एक्सपेंस। एक्रूड एक्सपेंस, एक महीने की लायबिलिटी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। कौन सा महीना? मई वाला। इसका जवाब आएगा 7583 और ये है दोस्तों लायबिलिटी, जिसे एक्रूड एक्सपेंस भी कहा जाता है। तो इसका जवाब था जी बी था जी, इसका जवाब बी। आगे आए जी, कहते हैं जी मिस्टर जुहेब राशिद हैज अ बिल्डिंग। मिस्टर जुहेब राशिद की बिल्डिंग है विच ही रेंटेड आउट ऑन 1 अप्रैल 2022। ये बिल्डिंग रेंट पे जुहेब राशिद साहब ने कब दी? 1 अप्रैल 2022 को। अच्छा जी ठीक है, हमें देखना पड़ेगा, हमें देखना क्या पड़ेगा? ईयर एंड अकाउंटिंग पीरियड क्या है? ईयर एंड इज 30 अगस्त 2022। हाँ, ये वही तो है जिसका इंतजार था। ये ईयर एंड का हमें पता चल गया। ईयर कब एंड हो रहा है? 30 अगस्त 2022 पे। स्टेप नंबर 1, ईयर एंड का पता चल गया। और बिल्डिंग जो है वो रेंट पे कब दी? कितने वाले महीने हमारे अकाउंटिंग पीरियड से परटेन करते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 5 महीने हमारे वाले काउंटिंग पीरियड से परटेन करते हैं। अच्छा जी, टेनेंट जो किरायादार है पेड द रेंट, हाँ ये एडवांस में पेमेंट करता है, अमीर बंदा है भाई, एडवांस में पेमेंट करता है क्वार्टरली बेसिस। साल में 4 क्वार्टर होते हैं। फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ द रेंट एग्रीमेंट, रेंट कब कमेंस हो रहा है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से रेंट कमेंस हो रहा है। आगे बढ़ें जी, इससे पहले ये देख लें इससे पहले ये देख लें, एक पेमेंट तो जो है, एक पेमेंट जो है वो हो रही होगी एडवांस में 1 अप्रैल को। दूसरी पेमेंट 3 महीने के बाद होगी। 1 अप्रैल, अप्रैल, मई, जून। अगली पेमेंट होगी 1 जुलाई पे।
अगली पेमेंट कब होगी जी? 1 जुलाई पे, और उससे अगली पेमेंट होगी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अगली पेमेंट होगी 1 अक्टूबर पे। अच्छा जी, ईयर एंड आइडेंटिफाई करें। ईयर एंड है जी 30 अगस्त, ईयर एंड है जी 30 अगस्त 2022। ये स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 सितंबर 2021। स्टेप 1। स्टेप 2, हमारे वाले काउंटिंग पीरियड से कितने महीने परटेन करते हैं? तो देखें जी, इधर ये है जी 1 अप्रैल, इससे आगे जो है वो रेंट कमेंस हो रहा है। कितने महीने बनते हैं जी? 5 महीने हमारे वाले काउंटिंग पीरियड से परटेन करते हैं, 5 मंथ्स। ठीक है जी, 5 मंथ्स। तो आपको पता है ये इनकम है, और हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में 5 महीने की इनकम आ रही होगी। पहले इसका काम तो निपटाएं, पहले इसका काम तो निपटाएं। लेकिन इधर एक और नई बात आ गई आज, कहता है 4 क्वार्टर हैं, और एक और नई बात, हर क्वार्टर का रेंट मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ है। पहले क्वार्टर का रेंट है जी 18,000, दूसरे का 20, 22, 25। भाई ये हमें क्यों बता रहे हो? हमें ये क्यों बता रहे हो? हमसे तो 2 क्वार्टर जो हैं वो रेलिवेंट हैं, 2 में से भी जो दूसरा है उससे रिलेटेड 2 महीने रेलिवेंट हैं। अच्छा जी, 18,000 पहले वाले क्वार्टर, हमने प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी अमाउंट लिखनी है? प्रॉफिट एंड लॉस में हमने क्वार्टर 1 से जो इनकम आ रही है वो कितनी है जी? 18,000। ओके, क्वार्टर 2, 5 महीने हमसे रेलिवेंट हैं, 3 महीने ये, और इससे रिलेटेड, ये 3 महीने होते हैं ना क्वार्टर में, तो क्वार्टर 2 से रिलेटेड 2 महीने हमसे रेलिवेंट होंगे। इसका किराया है 20,000। 20,000 डिवाइडेड बाय 3, जिस ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अमाउंट रिप्रेजेंट कर रही है 3 महीनों को, 3 महीनों को। तो हमसे रेलिवेंट इधर 2 महीने हैं, हमसे रेलिवेंट इधर 2 महीने हैं, ये लें। और ये जो जवाब आएगा ये आ रहा है 13,000। ये 1 टेट्रा 3 आ रहा है, 1 टेट्रा 3 आ रहा है। इसे हम अगर टोटल करेंगे तो ये आएगा 31,333। ये इतने महीनों की इनकम जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, इतनी इनकम। रेंट आपको पता है एडवांस में ले लिया जाता है। पहली रिसीट इधर हुई होगी, पहली रिसीट जो है वो ये ब्लू बॉल पॉइंट, ये ब्लू से लिख, पहली रिसीट इधर हुई होगी, फिर उसके बाद अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई में जाके, फिर जुलाई में जाके ये एक रिसीट हुई होगी, 1 जुलाई पे रिसीट हुई होगी। तो इसका मतलब ये 3 महीने की रिसीट होगी, ये रिसीट इतने 3 महीनों की, ये इसका मतलब है ये रिसीट जो है ये सितंबर तक की है, सितंबर तक की है। ये ब्लू से लिखा जा रहा है, इसका मतलब है जो रिसीट, जो रिसीव है, अमाउंट रिसीव है वो इधर 3 महीने से परटेन करती है। ज्यादा रिसीव कर लिए पैसे, कितने ज्यादा पैसे रिसीव किए? 1 महीना, ये 1 महीना, ये रेड, ये 1 महीना, 1 महीने के पैसे ज्यादा रिसीव कर लिए। तो देखें, अगर पैसे ज्यादा रिसीव कर लें इनकम के केस में, तो ये क्या होती है? ये अनअर्न्ड इनकम होती है, ये लायबिलिटी होती है, और उसको हम अनअर्न्ड इनकम कहते हैं। अच्छा, इसको निकालते हैं, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। दूसरे महीने में, दूसरे क्वार्टर की अमाउंट कितनी थी? 20,000।
3 महीनों को रिप्रेजेंट कर रही है। 1 महीना हमारे वाले काउंटिंग पीरियड से बाहर है, ठीक है जी। और जवाब जो आएगा 6, ये जवाब आएगा जी, सही है जी, ये जवाब आएगा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अगर वैसे मैंने मना किया था कि बेशक ना ही आपको मिल जाएगा, लेकिन चलें आप आ गए हैं तो बैठ जाएं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, ये जो है ये अनअर्न्ड इनकम है, ये अनअर्न्ड इनकम है, अनअर्न्ड इनकम है ये, यानी लायबिलिटी। ठीक है जी, इस बात की समझ आ गई, बहुत डिटेल में गुफ्तगू कर ली है इसमें हमने। इसका जो जवाब था वो था जी डी, इसका जवाब था डी। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 7 पे आए। हाँ जी, आप पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने आए हैं, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने आए हैं आप, आपका दिल नहीं लग रहा था, आपने कहा फिर क्लास ले लें, चलें जी। अच्छा, मैंने कहा आपको आपके घरों में ये लेक्चर पहुंच जाएगा, ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा चलें, मोइन अली का पता है ना, मोइन अली क्रिकेटर जो है, लेफ्टी, ठीक है, वो परसों अच्छा ओवर करवाया था, नहीं तो उसने तो जितवा देना था मैच इंग्लैंड को। मोइन अली preparing his final accounts for the year to 30th September 2021। मोइन अली भाई जो हैं इंग्लैंड के जो प्लेयर हैं, आजकल कैप्टन भी है T20 के, वो अपने अकाउंट्स जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द ईयर टू। इनका अकाउंटिंग पीरियड एंड कब हो रहा है? 30 सितंबर 2021 में। द लास्ट पेमेंट मोइन अली मेड फॉर रेंट इज ₹21,500 रुपया फॉर द 3 months फ्रॉम अगस्त 2021 टू अक्टूबर 2021। इन्होंने, मोइन अली भाई ने जो रेंट की पेमेंट की है 3 महीनों की, तीन महीनों की, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 3 महीनों की जो पेमेंट की है वो कितनी की है? 21,500। स्टेप नंबर 1 हमारा, स्टेप नंबर 1 क्या होता है जी? हमारा अकाउंटिंग पीरियड कौन सा है? 30 सितंबर है, ठीक है जी। फिर स्टेप नंबर 2 क्या होता है? शाबाश, हमारे अकाउंटिंग पीरियड से कितने महीने पर टेन करते हैं? तो भाई आप देखें कितने करते हैं, अगस्त सितंबर 2 करते हैं, पेमेंट 3 महीनों की कर दी है। ये जो एक, अच्छा क्लास में कोई आ जाए ना तो फिर ना हौसला हो जाता है, ऐसे ही है, लेकिन कोई मसला नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोगों पे भी बोझ ना बने, आप भी यशी करें, वीकेंड है आगे, 3 छुट्टियां हैं, कल भी छुट्टी, परसों भी छुट्टी है, एंजॉय करें, कोई नहीं, सर खड़े हैं पढ़ा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, 3 महीने की पेमेंट कर ली। अच्छा जी, 1 महीने से ज्यादा की पेमेंट कर दी है तो एक्सपेंस कम है, पेमेंट ज्यादा कर दी है, प्रीपेड, शाबाश, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। अच्छा क्लास जिस तरह हम नॉर्मल हमारी क्लास होती है ना, तो उसमें ना शायद इतनी एफर्ट नहीं होती, क्यों? वो पता चल जाता है चेहरों से कि बिल्कुल समझ आ गया, बट ठीक है, इधर जो है बहुत डिटेल में आपको जो है उस, और वैसे भी थोड़ा डिटेल में इसलिए भी है ताकि जब आपने रिवाइज करना हो ना तो दोबारा ये रिवीजन आपकी सारी हो सके, ठीक है। एक महीने से 1 महीने की ज्यादा पेमेंट कर दी है, पूछना क्या चाह रहा है? व्हाट एडजस्टमेंट डज मोइन अली नीड टू मेक व्हेन प्रिपेयरिंग हिज फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर टू 30 सितंबर 2021। अब मेरा ख्याल है कि आप पता ही है ईयर एंड कब हो रहा है, हमारे वाले काउंटिंग पीरियड से जो है वो 2 महीने पे अटेन करते हैं, पेमेंट 3 की कर दी। ये है दोस्तों, ये है दोस्तों प्रीपेड एक्सपेंस, ये है दोस्तों प्री पेड एक्सपेंस। कितने से? 21,500। इधर क्या लिखूं? शाबाश, 3 महीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मल्टीप्लाई कर दें 1 मंथ से, क्यों? इसकी ज्यादा पेमेंट की है, ये प्रीपेड है, और इसका जो जवाब आएगा वो आएगा जी 7167, 7167, 7167।
67 और ये प्रीपेड है। मोइन अली भाई ये वाली एडजस्टमेंट कर रहे होंगे। करेक्ट आंसर इज डी। आगे आए, कहते हैं यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अनअर्न्ड रेंटल इनकम लायबिलिटी। लायबिलिटी की नेचर क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट है और ये 1 जैन ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है जी, 22,000 का। एक्रूड रेंटल इनकम अकाउंट जो है और एज एट 31 दिसंबर ये क्लोजिंग बैलेंस है। एक्रूड रेंटल इनकम से क्या मुराद है? एक्रूड रेंटल इनकम से क्या मुराद है भाई? एक्रूड रेंटल इनकम से क्या मुराद है? एक्रूड रेंटल इनकम एसेट होता है। इनकम जितनी बनती थी उससे कम पैसे रिसीव किए, उससे कम पैसे रिसीव किए। अच्छा जी, कम किए हैं। अभी देख लेते हैं, अभी अकाउंट बनाएं, अभी अकाउंट बनाएं। डेबिट क्रेडिट, कौन सा अकाउंट बनाना है? हम जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो किस अकाउंट को बना के सॉल्व करना है? सिंगल सिंगल, ठीक है जी। रेंटल अकाउंट बनेगा, रेंटल अकाउंट बनेगा। रेंटल इनकम का अकाउंट बनेगा। ओपनिंग बैलेंस जो है, ओपनिंग बैलेंस जो है वो कितने से आएगा? ब्रॉड डाउन बताएं भाई। देखें, अनअर्न्ड लायबिलिटी क्रेडिट, अनअर्न्ड लायबिलिटी, अनअर्न्ड इनकम जो है ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट है। इधर बीडी आ जाएगा कितने से? 22,000 से। और क्या होगा? एक्रूड रेंटल इनकम अकाउंट जो है एज एट 31 दिसंबर ये क्लोजिंग बैलेंस है। और आपको पता है एक्रूड इनकम क्या होती है? शाबाश, रिसीवेबल एसेट होता है, ठीक है। और एसेट है ये क्या? इधर इसी साइड पे सीढ़ी आ जाएगा, ऐसे हो सकता है? जादू? भाई जादू नहीं होता। रिसीवेबल का आपको पता है, रिसीवेबल जो है वो एसेट है और एसेट का क्लोजिंग आपको पता है हमेशा इसी साइड पे ही आता है, बचपन से सीखते आ रहे हैं। और ये सीडी भी इसी साइड पे आ जाएगा, बट इस तरह के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस भी किए हुए हैं। अच्छा जी, ये कितने से आएगा? 29,000 से। और ये इनकम है। और रिसीड जो है, रिसीड ड्यूरिंग 21 कितनी हुई? 2,25,000। तो भाई इधर इस साइड पे, क्रेडिट साइड पे ये वाली अमाउंट हमने लिख देनी है। रिसीड यानी कैश एंड बैंक डेबिट होगा, तो इधर कैश का रेफरेंस लिख के 2,25,000 हम लिख देंगे। इस अकाउंट का टोटल करें, ये इधर तो है ही कुछ नहीं, तो यही हायर साइड होगी ना। ये आती है 276,000, इधर भी एज इट इज आ जाना है। और आपको पता है अकाउंटिंग पीरियड जब एंड होता है तो हम इस अकाउंट को, हम इनकम और एक्सपेंसेस को क्लोज करते हैं। इधर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस का नाम लिख देंगे इधर, और 276 आ जाएगा बैलेंसिंग। ओके, 276 आ जाएगा, ठीक है जी, 276 आ जाएगा इधर। इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है जी 276। 276 उधर शायद 1 लिखा हुआ है, लेकिन आप 276 है जी इसका सही जवाब। ए है जी इसका सही जवाब। आगे आए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी बात सही है? देखते हैं जी। एक्रूड एक्सपेंस इज रिलेटेड टू पास्ट पीरियड, नहीं, ये जरूरी तो देखें, इसको अगर हम समझे ना ऐसे, एक्रूड एक्सपेंस, नॉर्मल अजम्पशन जो पता क्या होती है? नॉर्मल अजम्पशन ये होती है जो एक्सपेंस एक्रू हो गया है, एक्सपेंस अभी पे नहीं किया। नॉर्मली ये देखें, नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली एज्यूम ये किया जाता है कि ये करंट ईयर का एक्सपेंस है, ये करंट ईयर का एक्सपेंस है जो पे नहीं किया, ठीक है जी। ये नॉर्मली ये अजम्पशन होती है।
तो एक्रीड एक्सपेंस रिलेट नॉर्मली टू करंट पीरियड, ये नॉर्मल अजम्पशन है और दुनिया में नॉर्मल अजम्पशन को सामने रख के ही चला जाता है। तो इसका जी आंसर जो था ना वो बी था, बी। अच्छा जी, अब आ जाए जी एमसीक्यू नंबर 10 पे। एमसीक्यू नंबर 10 पे आए, कहते हैं द इनकम ऑफ फ्यूचर पीरियड विच इज रिसीव्ड इन करंट पीरियड। कहना चाहता है फ्यूचर पीरियड की जो इनकम थी वो आज रिसीव हो गई, आज रिसीव होगी, एडवांस में ले लिया। ये क्या है? शाबाश, लायबिलिटी अनअर्न्ड इनकम। अच्छा, कहता है इज क्या होती है फ्यूचर पीरियड की इनकम विच इज रिसीव, जो आज रिसीव होगी करंट पीरियड में, इज क्या है? एडेड इन लायबिलिटीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये लायबिलिटी में ऐड हो जाएगी। बाकी भी देख लेते हैं, सबट्रैक्टेड फ्रॉम करंट, नहीं है इसका लिंक ही कोई नहीं है। सब नहीं माइनस नहीं होती, ऐड होती है। एडेड इन इनकम, नहीं भाई, एडेड इनकम में कैसे ऐड कर सकते हैं इसे? ये तो इनकम है ही नहीं, बल्कि ये तो इनकम में से माइनस करनी पड़ेगी। ऐसे ही है इनकम डेबिट, इनकम वैसे क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, इनकम को डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिट किसे करना पड़ेगा? अनअर्न्ड इनकम, जो लायबिलिटी है। अच्छा जी, आगे आए, ये कहता है बबलू फाइनलाइज हिज ड्राफ्ट अकाउंट्स। बबलू, उसके काम ऐसे हैं तो नाम फिर इसीलिए बबलू है ना उसका। बबलू फाइनलाइज हिज ड्राफ्ट अकाउंट एंड इग्नोर्ड अ एक्रीड एक्सपेंस। और इग्नोर क्या कर दिया? एक्रीड एक्सपेंसेस को। कितने से इग्नोर कर दिए? 100 रुपए से। और साथ उसने प्री पेमेंट को भी इग्नोर कर दिया। दो चीजों को उसने इग्नोर कर दिया। बबलू ने दो चीजों को इग्नोर कर दिया। और मैंने क्लास में, हमने इस पर डिस्कशन की हुई है, क्लास में हमने बहुत दफा इस पर डिस्कशन की हुई है। प्रीपेड एक्सपेंस जो हैं, जो पहले दे दिए हैं, इससे एक्चुअली एक्सपेंस बढ़ते हैं कम होते हैं? शाबाश, एक्सपेंस कम होना। एक्सपेंस का प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? प्रीपेड एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस बजाते खुद क्रेडिट। एक्सपेंस कम होते हैं और एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट बढ़ता है। इधर देखें जी, एंट्री कर लेते हैं अभी। प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रीड एक्सपेंस और एक्रीड एक्सपेंस। काउंटिंग पीरियड के एंड पे हम एंट्री ये करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस जो है ये डेबिट और क्या एक्सपेंसेस जो हैं ये क्या होते हैं? क्रेडिट। कितने से? कितने से जी? कितने से भाई? प्रीपेड एक्सपेंस 300 से और एक्रीड एक्सपेंस 100 से। ये लें, ये लें। एक्रीड एक्सपेंस में क्या होता है? एक्सपेंस हो गया, अभी पे नहीं किया, उसे कहते हैं एक्रीड एक्सपेंस, लायबिलिटी। अच्छा जी, ये क्या है जी? ये होते हैं एक्सपेंसेस डेबिट और एक्रीड एक्सपेंसेस क्रेडिट। कितने से जी? 100 से। अच्छा, ये तो हमने एंट्री लिख ली ना। सवाल क्या है? कहता है व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर। अभी एमसीक्यूज नहीं देख रहे, हमें वैसे ही पता है, हमें वैसे ही पता है भाई। 300 से एक्सपेंस कम होंगे इधर, इधर, और इधर एक्सपेंस जो है वो 100 से बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। एक्सपेंस 300 से कम होंगे, एक्सपेंस 100 से बढ़ेंगे। नेट, नेट क्या आएगा? 200 रुपया। और आपको पता है एक्सपेंस कम हो रहे हैं, ये ज्यादा है ना। एक्सपेंस इधर क्रेडिट साइड पे है, इधर डेबिट पे है, तो नेट होके 200 से क्रेडिट पे आएगा। और आपको पता है क्रेडिट मतलब एक्सपेंस का कम होना। एक्सपेंस जब कम होता है प्रॉफिट बढ़ जाता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है। और तो जवाब क्या आएगा? प्रॉफिट
इस टाइम इसका मतलब है अंडरस्टेटेड है कि ओवरस्टेटेड है? प्रॉफिट इस टाइम, अगर ये सही काम किया जाता, ये वाला काम कर लिया जाता तो प्रॉफिट बढ़ जाता। इस टाइम ये इग्नोर की हुई हैं चीजें, यानी प्रॉफिट 200 से कम है, प्रॉफिट 200 से अंडरस्टेटेड है। क्या ये जवाब होगा जी? अंडरस्टेटेड बाय ₹200। एक बात लिख लें, वैसे लिखी हुई है, एक दफा दोबारा लिख लें याद दहानी के लिए। ये मैंने कल लिखवाई थी मेरा ख्याल है। प्रीपेड एक्सपेंसेस से एक्सपेंसेस कम होते हैं और एक्रीव्ड एक्सपेंसेस से एक्सपेंसेस जो हैं ये बढ़ जाते हैं। सही है, यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस से एक्सपेंसेस कम होते हैं, यानी प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और एक्रीव्ड एक्सपेंसेस से एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, यानी प्रॉफिट फिर पीरियड एंड पे जब एडजस्टमेंट करेंगे तो प्रॉफिट फिर कम हो जाएगा। ये आप उर्दू में लिख लीजिएगा अपने पास। अच्छा जी, ये सारी चीजें तो समझाने के लिए आपको बता दी ना लॉजिकली। आप जल्दी से कोई काम भी तो करना है ना, एमसीक्यू पे जल्दी से टिक भी तो लगाना है। जैसे प्रीपेड को देखो तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है, जल्दी जल्दी में क्या करोगे, प्रीपेड एक्सपेंस जो है उससे वो एक्सपेंस कम होते हैं यानी प्रॉफिट बढ़ जाता है। एक्रीव्ड एक्सपेंसेस जो है उससे क्या होता है, एक्रीव्ड एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं यानी प्रॉफिट कम हो जाता है। ये लिख लें अपने पास और ऐसे किया करना। ये वैसे समझा मैंने लॉजिकली आपको बहुत दफा दिया क्लास में। आगे आए, गोगलू नाम से पता चल रहा है इसने भी कोई बोंगी मारी होगी गोगलू ने। गोगलू फाइनलाइज हिज ड्राफ्ट अकाउंट एंड, देखा इग्नोर कर दिया प्रीपेमेंट ऑफ 130 एंड एक्रीव्ड एक्सपेंसेस ऑफ 270 से एक्रीव्ड एक्सपेंसेस आ जाएंगे और इधर क्या आएगा, एक्रीव्ड एक्सपेंसेस आ जाएंगे 270 से। ओके, और इधर क्या आएगा 130। ओके, एक्सपेंस इसने इग्नोर कर दिए, उसने, ये उसकी उल्टी एंट्री है, इग्नोर कर दिए हैं, ये काम ही नहीं किया उसने। अगर करता तो एक्सपेंस 200 से बढ़ जाने थे, एक्सपेंस 200 से बढ़ जाना था, यानी प्रॉफिट 270 से कम हो जाना था। इधर एक्सपेंस कम होने थे, इधर एक्सपेंस 130 से कम होने थे, यानी प्रॉफिट बढ़ जाना था। एक्सपेंस ये है क्रेडिट, ये क्या है क्रेडिट, ये है डेबिट। सही है, 270 डेबिट है और इधर क्रेडिट 130 है, इसे नेट करो 140 आएगा, 140 आएगा डेबिट, 140 आएगा डेबिट। एक्सपेंस बढ़ रहे हैं 140 से अगर नेट करेंगे, यानी प्रॉफिट 140 से फिर अगर ये काम कर लेते तो कम हो जाता। तो आज उसने एंट्रीज इग्नोर कर दी है, यानी आज प्रॉफिट जो है वो ज्यादा है, ओवरस्टेट है। कितने से? 140 से। ठीक है जी, ये लिख दूं इधर बेशक, 240 माइनस 130। ठीक है जी, और ये आ जाएगा 140 आएगा, 140 आएगा जी डेबिट। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये क्या है, ये है डेबिट, ये है क्रेडिट। तो जो जवाब आएगा वो आएगा डेबिट। ओके, डेबिट। और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट साइड पे ही आता है, इसका मतलब एक्सपेंसेस, अगर ये एंट्री करते तो एक्सपेंसेस ने बढ़ जाना था, प्रॉफिट ने कम हो जाना था। ये काम नहीं किया, इसका मतलब प्रॉफिट जो है वो आज ओवरस्टेटेड है। तो इसका जवाब पता क्या था? प्रॉफिट पे इंपैक्ट पूछा है, प्रॉफिट ओवरस्टेटेड है 140 रुपए से, इसका सी जवाब है। लॉजिकली समझा दिया सब कुछ लॉजिकली समझा दिया, लेकिन जल्दी ये समझ भी आ गई है और आपको लिखवा भी दिया किसका करना क्या है, दोनों तरह से समझा दिया। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं। आगे कहता है आफ्टर फाइनलाइजिंग, 13 नंबर पे, आफ्टर फाइनलाइजिंग द ड्राफ्ट अकाउंट ऑफ अ बिजनेस, इट फाइनलाइज कर दी अपनी तरफ से ड्राफ्ट अकाउंट, अपनी तरफ से अकाउंट जो है अभी फाइनल किए हैं। ड्राफ्ट का मतलब है अभी खाका तैयार किया है। ठीक है, अभी खाका से तैयार किया है। इट वाज आइडेंटिफाइड, ये पता चला, डेट रेंट एक्सपेंस पेएबल,
ऑफ रुपीज 24,000 हैज बीन इग्नोर्ड। रेंट एक्सपेंस 24,000 से भाईजान बुक ही नहीं किए, ठीक है, रिकॉर्ड ही नहीं किए। आपको पता है एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस डेबिट और पेएबल एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट। अच्छा देखते हैं क्या पूछा, रेंट एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द, भाई इससे हमें कुछ सरोकार ही नहीं है। अच्छा कहता है व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द रेंट एक्सपेंस पेएबल। अगर एक्सपेंस पेएबल रिकॉर्ड कर दिए जाते तो बताएं क्या इंपैक्ट पड़ता, किस पे? प्रॉफिट पे। आपको पता है एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किए, एक्सपेंस डेबिट होना था, पेएबल क्रेडिट होना था। एक्सपेंस डेबिट होने का मतलब है एक्सपेंस का बढ़ना, एक्सपेंस जब बढ़ेंगे प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट विल बी रिड्यूस बाय 24,000। ए था। ओके जी, आगे आए। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्री, पहले, रिसीव का मतलब रिसीव करना इनकम, प्री रिसीव इनकम, पहले रिसीव कर ली इनकम। इधर से पता चल गया आपको क्या है, वैसे क्या वैसे माइंड में आता है? शाबाश, अ लायबिलिटी, अनअर्न्ड इनकम in the financial position of the business. What is the treatment of pre-receive income in statement of financial position balance sheet? कहता है प्री रिसीव इनकम जो है, आज इनकम पहले ही रिसीव कर ली, वक्त अभी आया नहीं, इनकम रिसीव कर ली। कहता है इसका ट्रीटमेंट बताएं बैलेंस शीट में क्या होगा। तो आपको नहीं पता, बताओ। कहते हैं ट्रीटेड एज नॉन, बहुत अच्छे भाई, भाई पैसे ज्यादा रिसीव कर लिए, लायबिलिटी है, गलत। ट्रीटेड एज करंट, ओ नहीं नहीं भाई एसेट तो है ही नहीं, ट्रीटेड एज नॉन, नहीं नहीं नहीं, लायबिलिटी है लेकिन करंट है, इससे करंट निकलता है, इससे करंट निकलता है, ये करंट लायबिलिटी है। ठीक है जी, आगे आए 15 पे आए। रेंट पेड ऑन 1 सितंबर 2017 फॉर द ईयर टू 31 अगस्त वॉज 15,000 रुपया। ठीक है जी, एक साल का, सितंबर 17 से लेके 31 अगस्त, एक साल। इसका रेंट कितना है? अच्छा, ये मुझे शक पड़ रहा है, दो अमाउंट्स आ रही हैं, ये अब घुमाएगा थोड़ा सा, हम घूमेंगे ही नहीं, हम क्यों घूमेंगे। एंड रेंट पेड ऑन 1 सितंबर 18 से लेके 31 अगस्त 2019 तक कितना है? 18,000। ये अजीब सा उसने काम नहीं किया वैसे, भाई अजीब क्या है इसमें, हमें पता है हमने क्या करना है। एक्सपेंस ही पूछेगा ना, देख। व्हाट फिगर फॉर रेंट एक्सपेंस शुड बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। अगर स्टेप्स आपको पता है तो ये ऐसे सवाल हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखें जी कैसे होगा। स्टेप नंबर 1 क्या है भाई? ये आपकी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट जैन 2018 से स्टार्ट हुआ, 31 दिसंबर 2018 पे खत्म होगा। सही है जी। अब देखते हैं उसने जो खिचड़ी पकाने की कोशिश की है वो क्या है। रेंट पेड ऑन 1 सितंबर 2017 फॉर द ईयर टू 31 अगस्त 2018 भाई, और इसका रेंट कितना था इस साल का? 15,000 रुपया। हमने कहा दो फिगर्स आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, हमने तो अपने वाले काउंटिंग पीरियड के मुताबिक। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 क्या है? हमारे वाले काउंटिंग पीरियड से कितना एक्सपेंस परटेन करता है भाई। एक है 15,000 की अमाउंट, एक होगी 31 अगस्त तक की अमाउंट कितनी है? 15,000। 31 अगस्त भाई, ये जो 1 सितंबर 17 है, 1 सितंबर 17, अक्टूबर 17, नवंबर और दिसंबर, भाई ये हमारे वाले काउंटिंग पीरियड से फॉल करते हैं। ये वाले महीने सितंबर 17 वाले हम 18 मना रहे हैं, ये तो नहीं ना करते हमारे वाले काउंटिंग पीरियड से। हमारे वाले काउंटिंग पीरियड से तो सिर्फ 2018 के जो महीने हैं वो फॉल करते हैं। 1 जैन 2018 से लेके 31 अगस्त ये फॉल करता है, बिल्कुल करता है भाई, मान लिया। एक पेमेंट होगी इधर तक दोस्त, एक पेमेंट होगी इधर तक, कितनी? 15,000। ठीक है, 8 महीने की,
ये रिप्रेजेंट कर रही है 12 महीनों को, मल्टीप्लाई बाय 8। अगले वाले साल की पेमेंट है 18,000। हमारे वाले काउंटिंग पीरियड से कितने महीने पर्टेन करते हैं? सितंबर 18 करता है, अक्टूबर करता है, नवंबर 18 भी, दिसंबर भी करता है। तो मेरा ख्याल 4 महीने, 4 महीने तो 12 पूरे हो गए ना भाई। जैन 1 जैन 2019 से लेके 31 अगस्त 2019 जो है, ये तो अगले वाले काउंटिंग पीरियड से नहीं पर्टेन करते। तो भाई हमारे इधर जो पेमेंट होगी, ये कितने की पेमेंट कर दी? ये कितने की 18,000 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय, ओके देखो भाई क्या जवाब आता है, 16,000 आएगा। कितना आएगा इधर? ये 10,000, ठीक है जी, ठीक है, प्लस 6,000, जवाब आपका आएगा 16,000। ठीक है, ये था जी, ये फिलिंग द ब्लैंक्स थी। ये क्या था? फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, बाकी जो 8 महीने हैं ना भाई, इधर वाले जो 4 महीने हैं पीछे वाले वो 2017 से पर्टेन करेंगे। इससे आगे, इससे अब मैं वो लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैंने बहुत डिटेल में सीखा हुआ है वो लाइन ड्रॉ करके ये पेमेंट कितने महीनों से, वो आपको पता है इधर से स्टार्ट होगी। चलो यार, ये रेड इधर से स्टार्ट होगी, बल्कि ब्लू से करते हैं ना, इधर से स्टार्ट होगी और ये पेमेंट कब तक जाएगी? इधर ये क्या है? 1 अगस्त है, 1 अगस्त 2018 है, और ये कब तक की पेमेंट है? ये है जी नहीं, इधर सितंबर होगा ना, और ये 30 अगस्त 2019 की है। इस अमाउंट से रिलेटेड आपको पता है 4 महीने, 18,000 से रिलेटेड हमसे 4 महीने हैं, 4 महीने पर्टेन करते हैं इस अमाउंट से रिलेटेड। तो भाई यही लिखा है हमने। ठीक है, जिधर अब आपको ये मसला तो नहीं ना होगा कि 2 पेमेंट्स आ गई तो कैसे सॉल्व करना है, कर लोगे? अच्छा जी, ऑनलाइन वालों तुम भी कर लोगे ना? फिजिकल वालों, ये जो आपको ये जो किया है ना आपने, फिजिकल वालों आपने ये पॉज करना है और खुद सॉल्व करना, फिर आगे अगले वाले एमसीक्यूज में जाना है, फिर अगले एमसीक्यूज में जाना है, पॉज करके खुद सॉल्व करना अपने हाथ से। आपके हाथ बातें करें, हाथ चुप हो जा, हाथ आपके बातें कर रहे हो। अच्छा जी, ये इससे आगे जो एमसीक्यूज है ना, ये पहले वाले 3 चैप्टर से अब रिलेट करेंगे। ये जो 15 थे ये एक्रूड एंड प्रीपेमेंट से, अक्रूवल और प्रीपेमेंट से पर्टेन करते थे। अब आगे वाले पहले 3 चैप्टर से पर्टेन करेंगे। अच्छा बताओ भाई, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डबल एंट्री ऑफ डिस्काउंट रिसीव? आप मुझे बताएं एक बात, ये पिछले वाले टेस्ट में भी पूछा था मैंने। डिस्काउंट रिसीव जो है एक्सपेंस का, इसके 2 ट्रीटमेंट हो सकते हैं। एक्सपेंस का कम होना, एक्सपेंस का, देखो खुशी की बात है ना कस्टमर के लिए, डिस्काउंट रिसीव कौन करता है? कस्टमर। ये क्या है? खुशी की बात है कस्टमर के लिए। एक्सपेंस का कम होना क्रेडिट साइड पे आता है, और या फिर अदर इनकम का बढ़ जाना। इसके 2 ट्रीटमेंट। लेकिन आपको आईकैप की बुक में एक लाइन बहुत क्लियरली लिखी है, जो मर्जी करो, लेकिन इसने परचेज रिटर्न की तरह डिस्काउंट रिसीव ने परचेजेस में से माइनस होना है। इसने लिखा, पढ़ा कहते तो मैं दिखा देता हूं बुक से। इसने परचेज रिटर्न सब्सिक्वेंटली लिखा हुआ है बुक में, सब्सिक्वेंटली इसने परचेज रिटर्न की तरह, डिस्काउंट रिसीव ने सब्सिक्वेंटली परचेज रिटर्न की तरह परचेजेस में से माइनस होना है। तो भाई डिस्काउंट रिसीव की एंट्री क्या हुई? डिस्काउंट रिसीव की एंट्री हुई, आपने डिस्काउंट लिया, किससे लिया? सप्लायर से। सप्लायर क्रेडिटर, जो क्रेडिटर है वो डेबिट हो जाएगा, और अदर इनकम क्रेडिट होगी, या परचेजेस, और ज्यादा बेहतर है कि परचेजेस लिखो। ठीक है, परचेजेस को क्रेडिट करो। देखो भाई ऑप्शन इसका ये था, इसका था जी
इसका था क्रेडिटर डेबिट होगा और परचेजेस क्रेडिट होंगी, ठीक है। अच्छा जी, आगे आए। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डबल एंट्री ऑफ डिस्काउंट अलाउड? डिस्काउंट अलाउ कौन करता है? सप्लायर। तो ये सप्लायर का एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस डेबिट किस नाम से? डिस्काउंट अलाउड के नाम से। और उसने क्या रिकॉर्ड किया होगा? डेटर रिकॉर्ड किया होगा, ठीक है। डेटर रिकॉर्ड किया होगा ना, अगर कैश में सेल होती है तो फिर तो आता ही ना। तो ये डेटर रिकॉर्ड किया होगा इसने। डिस्काउंट दे दिया, क्या आप भी डेटर से उतने ही पैसे लेने हैं? वही वाली बात जो हमेशा हम करते हैं, क्या आप भी वो उतने ही पैसे लेने हैं? नहीं, आप डेटर कहेगा भाईजान सप्लायर साहब अब मैंने आपको इतने पैसे नहीं देने। तो जो सप्लायर है अब डेटर को कम कर देगा, और डेटर को कम करना मतलब क्रेडिट करना। एक्सपेंस डेबिट किस नाम से? डिस्काउंट अलाउ के नाम से, और डेटर जो है ये क्रेडिट। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। 18 नंबर पे आए। ए ट्रायल बैलेंस इज मेड अप ऑफ अ लिस्ट of debit balance and credit balance. Which of the following statement is correct? बताएं भाई कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? Which of the following statement? Every debit balance represent an expense. ये क्या भाई? एवरी डेबिट बैलेंस जो होता है वो सिर्फ एक्सपेंस को, भाई एसेट को भी रिप्रेजेंट करता है, इनकम की कमी को भी रिप्रेजेंट करता है शेयर रिटर्न, और ड्राइंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। भाई गलत। एसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डेबिट बैलेंस। हाँ हाँ हाँ, एसेट जो है वो एसेट इधर लिखा एवरी, इसलिए गलत हो गया। इधर उसने एवरी नहीं, उसने सिर्फ एसेट्स की बात की है, तो ये सही बात है। लाइबिलिटीज आर रिप्रेजेंटेड, और नहीं चाचू ये क्रेडिट, क्रेडिट होती है लाइबिलिटीज। इनकम इज इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ, भाई इनकम भी क्रेडिट होती है। तो बी था जी इसका, इसका बी था। इधर देखें जी 19 नंबर पे आ जाएं। 19 नंबर पे आए, कहता है बशीर हैज एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंस फ्रॉम हिज जनरल लेजर एट 31 अक्टूबर 2015। हमसे पूछना क्या चाह रहा है? व्हाट इज द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस इन बशीर अंकल ट्रायल बैलेंस एज एट 31 अक्टूबर 2015। कहता है ट्रायल बैलेंस में से जो डेबिट वाली चीजें हैं वो जरा आपको पता है? वो कहता है मुझे बताओ अगर पता है तो। भाई आपको पता है सेल्स क्रेडिट होती है, इररेलेवेंट। परचेज डेबिट, परचेज सही है, सही है। एक्सपेंसेस डेबिट बिल्कुल सही है, 34,000 भी आएगा, 142,000 भी आएगा। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट तो डेबिट होते हैं, नॉन करंट एसेट क्या होते हैं? क्रेडिट। ओ भाई ये भी डेबिट होते हैं। अच्छा जी, इसका मतलब ये भी रेलिवेंट है। अच्छा जी, रिसीवेबल डेबिट, डेबिट नेचर का अकाउंट है। पेएबल क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, ये इररेलेवेंट है। कैश एंड बैंक बिल्कुल ठीक बात है, ये डेबिट नेचर का अकाउंट है। कैपिटल नहीं नहीं, इररेलेवेंट, ये क्रेडिट नेचर का अकाउंट है। तो 142, 958, 34, 835, उसके बाद 63, 960, उसके बाद 31, 746। पेबल नहीं, कैश एंड बैंक हाँ 1783। इन सबको अगर आप प्लस करोगे सादा अल्फाज में सेल्स, और इधर से पेबल और इधर से कैपिटल, ये नहीं लेने। बाकी अगर सबको आप प्लस कर दोगे तो जो जवाब आएगा वो आएगा बी, 275282। आगे आओ, आगे ही एक और एमसीक्यू आया। द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग नॉर्मली रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन द लेजर अकाउंट्स। उसके कहने का मतलब क्या है? कहता है डेबिट साइड पे बताओ कौन सी चीजें, कौन से नेचर के अकाउंट आते हैं, और क्रेडिट साइड पे कौन से आते हैं। आपको पता है डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस और एसेट्स आते हैं नॉर्मली, नॉर्मल असम्पशन चलते हैं। और क्रेडिट साइड पे कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम। तो भाई देखो ये सही है, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस डेबिट पे है, ये लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू क्रेडिट पे। इधर क्या है? ये रेवेन्यू से पता चल गया गलत है, रेवेन्यू क्रेडिट होता है। रेवेन्यू, कैपिटल, लायबिलिटीज नहीं नहीं, ये कहां भाई?
एसेट एक्सपेंसेस ये तो ठीक, नहीं एंड कैपिटल ये क्या है, ये क्रेडिट होता है, ये गलत है। आगे आओ, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डबल एंट्री ऑफ सेल रिटर्न। हाय, शेयर रिटर्न जो है दोस्तों, इसकी एंट्री क्या होती, सेल्स की एंट्री क्या होती है, सेल्स डेबिट, सेल्स डेबिट, सेल्स की एंट्री क्या होती है, सेल डेबिट, ठीक है जी। और क्रेडिट क्या होगा, सॉरी शेयर रिटर्न कह रहा हूं। अच्छा, सेल्स की एंट्री क्या होती है, डेटर उधार पे की है, उधार पे की है, डेटर डेबिट होता है, और सेल या रेवेन्यू क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, इससे इस तरह समझोगे, पता नहीं सर ने क्या लिख दिया है, और भाई ये एजम्पशन होती है, समझो 100 रुपए की है, ये लो, ठीक है जी। अच्छा जी, अब शेयर रिटर्न हो गई है, इससे एक बात का तो आपको पता चल गया, इससे आपको एक बात का तो पता चल गया, क्या, डेटर अब कम होंगे, डेटर से अब उतने पैसे नहीं लेने, डेटर क्रेडिट हो जाएगा। और हमने कहा था इससे डायरेक्ट सेल या रेवेन्यू के अकाउंट को हिट नहीं करना, बल्कि सेल रिटर्न का अकाउंट खोल लेना है। सही है, तो एंट्री क्या होगी रिटर्न की, शेयर रिटर्न की एंट्री क्या होगी, क्या एंट्री होगी जी, ठीक है, ये क्रेडिट सेल की एंट्री की है हमने, ठीक है, सेल्स ऑन क्रेडिट। और इधर एंट्री किसकी करेंगे, सेल रिटर्न की। तो आपको पता है, आपको क्या पता है, ये इनकम में कमी हुई है अब, लेकिन इसे सेल्स के नाम से कम नहीं करेंगे, सेल के अकाउंट को हिट नहीं करेंगे, बल्कि सेल रिटर्न डेबिट, ठीक है जी, 10 रुपए से हुई है, 10 से, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, और डेटर से अब उतने पैसे नहीं लेने, तो ये आ जाएगा, डेटर का कम होना क्या होता है, क्रेडिट, ये आ जाएगा, ठीक है जी। इससे अगले वाला जो है वो परचेज रिटर्न से रेलिवेंट है, तो इसका बी होगा। कहता है आगे, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डबल एंट्री ऑफ परचेज रिटर्न। तो भाई जब परचेजेस करेंगे तो परचेज डेबिट होंगी और क्रेडिटर क्रेडिट होगा, और जब रिटर्न होगी तो सेम इधर जो किया, रिटर्न के नाम से एक अकाउंट खुलेगा, परचेज रिटर्न के नाम से एक अकाउंट खुलेगा, परचेजेस को डेबिट किया था, एक्सपेंस अब कम हुआ, तो अब क्रेडिट होगा, किस नाम से, परचेज रिटर्न के नाम से। इधर डेटर को कम किया था, उधर क्रेडिटर को कम करना पड़ेगा, क्रेडिटर क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, इसलिए उसका बढ़ना क्रेडिट साइड पे आता है, लेकिन उसका कम होना डेबिट साइड पे आएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, परचेज क्रेडिटर डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। चलो मैं लिख भी देता हूं, क्रेडिट परचेजेस, ठीक है जी, परचेज रिटर्न। देखें जी, एंट्री होगी परचेजेस 80 रुपीज से डेबिट, और क्रेडिटर बाई जो है ये 80 से क्रेडिट, ठीक है जी। अब चीजें रिटर्न हो गई, कहता भाई मुझे तुम्हारी चीजें पसंद ही नहीं आई, मुझे आप पसंद ही नहीं आए। अच्छा, अब रिटर्न होगी, आपको पता है हम परचेजिस को डायरेक्टली परचेजिस के अकाउंट को हिट नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, परचेज रिटर्न 10 रुपए से हुई है, ठीक है जी। परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गया, और डेबिट क्या होगा, डेबिट क्या होगा आपको पता है, अब क्रेडिटर को उतने पैसे नहीं देने, अब कम देने हैं, इसे कम करो 10 रुपए, ओके। ये भाई आप जब लेक्चर ले रहे होंगे इसकी पिक ले लेना, ठीक है, और
इसे पॉज करना, फिर खुद ही एंट्री भी पास करनी है। अच्छा जी, आगे आओ। सिलेक्ट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कहता है बताएं ये वाली स्टेटमेंट सही है कि गलत। अभी बताते हैं सर आपको। ट्रायल बैलेंस इज टेकन एज सेट ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ये इधर तक तो बात सही है, ये बुक की लाइन है, ये बुक की लाइन है भाई। नॉर्मली इफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस आर इक्वल। कहते हैं अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो तो क्या समझा जाता है, वो एज्यूम, हम अज्यूम करते हैं डेट ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड विदाउट एनी मिस्टेक। ये नॉर्मल अजम्पशन है, नॉर्मल, ठीक है। द अजम्पशन इज करेक्ट। कहता है अजम्पशन जो है करेक्ट, बट वेदर इट शुड बी अ कंक्लूसिव प्रूफ डेट ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड विदाउट एनी एरर। कहता है क्या ये नॉर्मल अजम्पशन है, एज्यूम किया, लेकिन कहता क्या ये कंक्लूसिव का मतलब 100% ये बात सही है कि ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ठीक बना हुआ है। इसकी मैंने आपको 3-4 एग्जांपल्स दी थी, याद है? याद है जब हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे ट्रायल बैलेंस वाला। हाँ शाबाश, जबरदस्त, छा गए हैं भाई। ऐसे अब आप खुद बता दें मुझे, एक हमने सादा सादा सी एग्जांपल लेते हैं। एक हमने एंट्री करनी थी, हम करना ही याद भूल गए, करना ही याद भूल गए। हमने देखें जी, जब हम एंट्री करते हैं, एक डेबिट साइड इफेक्ट होती है, एक क्रेडिट साइड इफेक्ट होती है। अगर दोनों सेम अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस तो इक्वल ही होगा। क्या ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि हमेशा ट्रायल बैलेंस सही बना हुआ है? नहीं नहीं, हमने वो पढ़ा था ना 4-5 एग्जांपल्स ट्रायल बैलेंस के नीचे, वो एक मिशन का पढ़ा था, सही है, और उसके बाद एरर के बारे में वो 4-5 एग्जांपल पढ़ी थी ना, कमीशन, ओमिशन, ये वाली सारी। अच्छा, इसको मैंने डिटेल में बाद में भी आपको पढ़ाऊंगा एक दफा। फिर अगर हमने एक एंट्री नहीं पास की, डेबिट क्रेडिट, हमने परचेजेस की, उसकी एंट्री करना भूल गए, परचेज की एंट्री करना भूल गए 100 रुपए से, और क्रेडिटर 100 रुपए से, ये एंट्री करनी थी, भूल गए की नहीं, सही है। तो मेरे भाई ट्रायल बैलेंस तो डेबिट और क्रेडिट साइड को फर्क ही कोई नहीं पड़ा, ये एंट्री कर दूं या ना करूं, ट्रायल बैलेंस तो इक्वल ही है। अच्छा, एक एंट्री करनी थी, परचेज 100 से रिकॉर्ड करनी थी, कर 1000 रुपए से दी, कर 1000 रुपए से दी, क्रेडिटर, ठीक है, कर इतने से दी, और करनी भाईजान 100 रुपए से थी। लेकिन देखने वाला नॉर्मल असम्पशन क्या है, देखो जब डेबिट और क्रेडिट सेम होंगे तो ट्रायल बैलेंस इक्वल ही आएगा, लेकिन ये 100% एविडेंस नहीं है। करनी 100 से थी, कर 1000 से दी, ट्रायल बैलेंस तो इक्वल होगा, डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल आ रहे होंगे ट्रायल बैलेंस पे। ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट पे तो भाईजान फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है कंक्लूसिव एविडेंस जो है, अगर दिखाता ना सिर्फ नॉर्मल असम्पशन ये होती, फिर हम कहते हैं ठीक है, लेकिन ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि हमेशा डेबिट और क्रेडिट सेम होने से ट्रायल बैलेंस को समझा जाएगा कि ये 100% विदाउट एनी एरर्स बना हुआ है। सही है, आगे आओ भाई, 25 नंबर पे आओ, 25 नंबर पे आओ। कहता है which of the one is not a source data for preparing trial balance। हमने पढ़ा था, ये बुक है एमसीक्यू, ये बुक में से लाइन ली गई है। कैश एंड बैंक बैलेंस फ्रॉम कैश बुक, हाँ ये सोर्स है ट्रायल बैलेंस को बनाने का। रिसीवेबल बैलेंस फ्रॉम लिस्ट ऑफ बैलेंस, ये सारी चीज भैया ये सोर्स है कि नहीं? ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है डिटेल में कि नहीं पढ़ी? पढ़ी हुई है, यह बुक का प्राइम एंट्री में ही पढ़ी थी, फिर बाद दोबारा इस चैप्टर में भी। पेएबल बैलेंस फ्रॉम लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, पेएबल लेजर, जनरल लेजर, इफ सेपरेट पेएबल लेजर इज नॉट मेंटेन, तो भाई ये भी सोर्स है। ऑल अदर बैलेंसेस फ्रॉम जर्नल लेजर, ये भी है। जनरल एंट्री ये तो नहीं है ना सोर्स, ये तो सोर्स नहीं है, ये तो सोर्स नहीं कहते, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये चैप्टर नंबर 3 में जब आप जाएंगे ना, जब आप चैप्टर 3 में जाएंगे ICAP की बुक में, तो ये बहुत क्लियरली सोर्सेज लिखे हुए हैं। चैप्टर नंबर 3 में बहुत क्लियरली ये सारी चीजें लिखी हुई हैं।
कहते हैं तो मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूं। ये देखें भाई, ये देखें पेज नंबर ये स्टार्ट में है, ये आप देखेंगे अगर, अच्छा आप देख लीजिएगा इसे पेज, ये ना स्टार्ट में जो ट्रायल बैलेंस है ना, उसमें चैप्टर जब स्टार्ट हो रहा है तो सोर्सेज में लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें आप जनरल एंट्रीज आपको नज़र नहीं आ रही होंगी, जनरल एंट्रीज उसमें आपको नज़र नहीं आ रही होंगी। अच्छा जी, अब आएंगे 26 नंबर पे, अब आप आए 26 नंबर पे। ये देखें जी 84 नंबर पे आप आए, 84 नंबर पे सोर्स डाटा फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। इसमें ये चारों चीजें नजर आ रही हैं जो एमसीक्यूज में है। इधर जनरल एंट्री कहीं नहीं है भाई, जनरल एंट्री से लेजर्स बनते हैं, लेजर्स बनते हैं, ठीक है। फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, ऐसे सीक्वेंस चलता है। बुक ऑफ प्राइम एंट्री में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे सीक्वेंस चलता है। फिर क्या नाम है, अच्छा लेजर, डबल एंट्री जब होती है फिर लेजर बनता है, ठीक है, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, वो जो क्लोजिंग बैलेंस नहीं थे थे। अच्छा जी, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। तो जनरल एंट्री इधर जो है ये इररेलेवेंट है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने अब आपने क्या करना है, अब आप जाएं दोबारा एमसीक्यूज नंबर 26 पे, अब हमने जाना है। अच्छा कहता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस जो है उसके हवाले से कौन सी स्टेटमेंट सही है, देखते हैं अभी। ट्रायल बैलेंस इज अ मेमोरेंडम लिस्टिंग, ये बुक से उठाया गया, लिस्टिंग ऑफ ऑल अकाउंट्स एज एन इंटरनल चेक, इंटरनल चेक होता है। क्या हमने डिस्कस किया था भला, क्या ये मैनेजमेंट के यूज के लिए होता है, मैनेजमेंट इंटरनल के लोग हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल के लोग हैं, ठीक है। एज इंटरनल चेक ऑन मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो भाई ये बुक की लाइन है, ये तो आपको याद होनी चाहिए थी, ये ए था इसका। ये लिखा हुआ है एक्सटर्नल चेक, भी एक्सटर्नल चेक नहीं होता, इंटरनल चेक होता है, ताकि देखें कोई गलती तो नहीं है ट्रायल बैलेंस में। इधर क्या कहता, इधर लिस्टिंग ऑफ डेबिट अकाउंट बैलेंस, भाई सिर्फ डेबिट नहीं, क्रेडिट भी। इधर सिर्फ क्रेडिट की बात कर रहा है, लिस्टिंग ऑफ क्रेडिट अकाउंट नहीं, नहीं ये दोनों होते हैं, डेबिट क्रेडिट, सारे अकाउंट्स जो होते हैं उनको इंटरनल चेक, ताकि उनकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी वो सही भी हैं कि नहीं चेक करने के लिए ये वाली स्टेटमेंट जो है ये सही लग रही है, ठीक है। ये इंटरनल यूज के लिए होता है। Which of the statement with respect to capital is not correct, is not correct, कहता है कौन सी जो स्टेटमेंट है कैपिटल के हवाले से सही नहीं है। नॉट का लफ्ज पढ़ना, आंखें बंद करके टिक नहीं लगाना, नॉट करेक्ट। ड्राइंग रिड्यूस कैपिटल, बिल्कुल ऐसा ही है, कैपिटल प्लस प्रॉफिट, अगर माइनस है तो माइनस लॉस और माइनस ड्राइंग्स, तो ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम होता है। एक्सपेंस रिड्यूस कैपिटल, बिल्कुल ऐसा ही है, एक्सपेंसेस जो होते हैं कैपिटल को माइनस कर, कैपिटल को कम कर देते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल के इंक्रीज होने से रिजल्टेंटली नतीजतन इंक्रीज बिजनेस लायबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर, ये बिल्कुल ठीक बात है। सॉरी, जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो बिजनेस का कैपिटल बढ़ जाता है, तो बिजनेस बढ़ जाता है, कैपिटल बढ़ जाता है। और साथ में लेक्चर जरा देखें पुराने वाला याद करें, साथ में क्या होता है, ऑनर की तरफ बिजनेस की लायबिलिटी भी बढ़ जाती है, ये बात भी ठीक है। अगला, कैपिटल रिमेन सेम थ्रू आउट द बिजनेस टेन्योर, क्या शुरू में जो पैसे दे दिए वही है, सही है, या शुरू में ना भी दे, स्टार्ट में लोन से बिजनेस स्टार्ट कर लिया, फिर वो अपने पैसे लेके आया, क्या उसके बाद जिंदगी भर जब तक बिजनेस चल रहा है कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता बिजनेस में ऑनर, भाई जब उसका दिल चाहे कंट्रीब्यूट करे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, डी वाली। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग अमाउंट्स फ्रॉम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री टू लेजर इज कॉल्ड, ये बुक की लाइन उठाई थी मैंने,
ये बुक की लाइन है, ठीक है, बुक रीडिंग आप करें, ठीक है, बुक रीडिंग गौर से करनी है। तो इसको क्या कहते हैं, सॉर्टिंग नहीं, क्लासिफाइंग नहीं, पोस्टिंग कहते हैं, सही है। बुक ऑफ प्राइम एंट्री से क्लासिफाइंग अमाउंट फ्रॉम बुक ऑफ प्राइम एंट्री से लेजर, बुक ऑफ प्राइम एंट्री से लेजर की तरफ जाना, इसे क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। इसे ये आप पेज नंबर 76 अगर बुक का देखेंगे ना, बुक का पेज नंबर, अगर आई कैप की बुक का पेज नंबर 76 देखें, कोई कुछ भी उठा के दिया जा सकता है, कुछ भी उठा के दिया जा सकता है। पेज नंबर 76 पे आए, पेज नंबर 76 पे आपने आना है। ये क्या लिखा हुआ है, ये देखें जी, लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग अमाउंट फ्रॉम बुक ऑफ प्राइम एंट्री टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। ये देखें, ये बुक की लाइन थी, ठीक है, गौर से बुक पढ़ी होगी तो पता होगा ना, क्लास में इस पर डिस्कशन भी की हुई है, इसे पोस्टिंग कहते हैं कि क्या कहते हैं, सही है। तो लेक्चर को गौर से सुनना, फिर जो है बुक को अच्छी तरह रीड करना। ये इंशाल्लाह जो है पेपर में जो है ना, पेपर में 2 घंटे हैं पेपर के, और एमसीक्यूज इसमें आते हैं 40, और फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन आता है। तो पेपर में ज्यादा थ्योरी टेस्ट हो रही है, ज्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन टेस्ट हो रहा है। अगर लेक्चर कॉन्सेप्ट्स को गौर से समझा ही नहीं होगा, सही है, और बुक को अच्छी तरह रीड ही नहीं किया होगा, तो ये मुश्किल हो जाएगा फिर पेपर पास करना, ठीक है। तो गौर से पढ़ना है, ये पोस्टिंग कहते हैं जी इसे। अच्छा जी, अब दोबारा आए इधर, द सॉर्टेड records from books of prime entry is posted to, बताएं भाई, बताओ भाई, लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री किधर जाते हैं फिर हम, लेजर अकाउंट की तरफ, ठीक है। द सॉर्टेड records फ्रॉम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, इसको किधर पोस्ट करते हैं, ये भी बुक से एमसीक्यूज था। पेज नंबर 75 देखें जरा भाईजान, आपने बुक्स खोल लेनी है साथ ही, और फिजिकल वालों, ऑनलाइन वालों, आप इधर होते तो बुक सारों की मैं खुलवा लेता, आप लोगों ने किताबें खोल लेनी है, सही है। अच्छा जी, और देखना है, और साथ साथ हाईलाइट तो पहले उम्मीद है मैंने क्लास में करवाया होगा। ये देखें, ये बुक की लाइन है, द सॉर्टेड रिकॉर्ड फ्रॉम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री इज पोस्टेड टू लेजर अकाउंट्स, ठीक है जी, लेजर अकाउंट, सही है। तो बुक को गौर से रीड करना है। आखिर पे आए जी, एंड पे आए, आखिरी एमसीक्यूज है हमारा, आखिरी एमसीक्यूज है हमारा 40, आखिरी एमसीक्यूज है 30। देखें जी क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है भाई, क्या कहना चाह रहा है, देखें जी, एंट्री ऑफ सेल्स इज रिकॉर्डेड व्हेन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज इशूड स्लैश रिसीव। भाई मुझे बताएं, सेल की एंट्री जो है, सेल की जो एंट्री है, ये कब पास होती है। हमने अकाउंटिंग फॉर सेल, ये पूरा प्रोसेस पढ़ा था हमने, परचेज का पूरा प्रोसेस पढ़ा था हमने, फिर हमने ये भी देखा था किस किस जगह पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना। तो मुझे बताएं, मेरे साथ फिर हमने हाईलाइट भी किया था, हमने समझा था कब एंट्री होती है, परचेज के वक्त एंट्री कब करेंगे, परचेज की, परचेज को कब रिकॉर्ड करेंगे, एंट्री कब होगी, डबल एंट्री कब होगी। सेल्स में हमने डॉक्यूमेंट्स भी पढ़े थे, ये डॉक्यूमेंट इशू होते हैं, इस वक्त इशू होते हैं, और फिर इसकी एंट्री, सेल्स की एंट्री कब किस वक्त हमें करनी चाहिए, ये भी पढ़ा था हमने। अभी देखते हैं जी, कब करनी चाहिए थी वैसे, जब इनवॉइस इशू होगी, जब आप बड़े हो जाएंगे ना, फिर आप एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। अभी तो छोटे हैं, अभी तो बचपन में बंदा छोटी छोटी बातें सीखता है, फिर एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, उसे IFRS 15 कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें स्टेप्स भी होंगे, 5 स्टेप हैं, ये पूरे होंगे, फिर रेवेन्यू की एंट्री रिकॉर्ड होगी, सही है। ये बड़ी बड़ी बातें खैर आगे जाके पढ़ेंगे आप लोग, सही है। अभी समझने के लिए बस यही है कि
जब इनवॉइस इशू होगी तो सेल की एंट्री होगी। सही है, इधर से देख भी लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा आप लोगों का, रिवाइज भी हो जाएगा। सही है, ये देखें जी, इम्पैक्ट ऑन डबल एंट्री, ये देखें इम्पैक्ट ऑन डबल एंट्री कब होगी एंट्री? इधर होगी जब कोटेशन जाएगी? नहीं हो भाई। सेल्स ऑर्डर? नहीं। गुड डिस्पैच नोट पे होगी? नहीं। डिलीवरी नोट पे होगी? नहीं। सेल हाँ, सेल इनवॉइस, जब इनवॉइस इशू होगी तब एंट्री होगी। ओके, फिर जब क्रेडिट नोट इशू होता है, ये क्या होता है? सेल रिटर्न, तब भी एंट्री होती है। सही है, इसके साथ साथ लगे हाथों 2 मिनट में ये देख लें, 2 मिनट में देख लें दोस्तों, परचेज के केस में कब होगी? जब इनवॉइस इशू होगी, जब इधर भी नहीं होगी। ये परचेजेस की बात है, अकाउंटिंग फॉर परचेज। जब क्या कहते हैं, परचेज एक्विजिशन नहीं, जब कोटेशन और अप्रूवल तब भी नहीं, जब परचेज ऑर्डर तब भी नहीं। सही है, गुड रिसीव नोट जब होगा तब भी नहीं, परचेज इनवॉइस तब एंट्री होगी। इनवॉइस जब रिसीव होगी या इशू होगी तब एंट्री होगी। और उसके बाद जब ये क्रेडिट नोट रिसीव परचेज रिटर्न, ठीक है, तब एंट्री होगी। सही है, तो इसका क्या था जी? इसका डी था। सही है, इसका क्या था? तो ये ना हमने बड़ी डिटेल से ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिस्कस कर ली हैं, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। इसमें असल में ना सारे कॉन्सेप्ट्स हमने जो मुझे लगता था कि ज़रूरी हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। इससे पिछले वाले टेस्ट में 3 चैप्टर कवर किए थे और उसमें बड़ा कंप्रीहेंसिव डिस्कशन हमने की थी, ताकि एंड पे जाके ये डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और इसके बाद डिस्काउंट जो होता है, ट्रेड डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, ये पिछले लेक्चर में सारी चीज़ें हैं। ये लेक्चर भी हमारा यूट्यूब पे आपको पड़ा हुआ मिल जाएगा, या आपने रिवाइज करना होगा तो इसको एक दफ़ा सुन लेना है आपने एंड पे। और इसको भी सुनने से क्या होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो पुख्ता हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी आप सुन लेंगे। सही है, तो इससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इससे 4 हमारे जो चैप्टर हैं, जो पिछले वाले टेस्ट में कुछ चीज़ें रह गई थी वो इसमें कोशिश की है। डबल एंट्री से रिलेटेड मुझे लगता था कुछ चीज़ें टेस्ट नहीं की, वो इसमें कवर हो गई हैं। और ये 4 चैप्टर्स को मिला के टेस्ट बना था। ठीक है, तो इससे आपकी कंप्रीहेंसिव सी रिवीजन होगी पुराने कॉन्सेप्ट्स की भी, तो इसका ना डी बनता था। ठीक है जी, चलें, ये इसका जो है वो इंशाल्लाह अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो ये आप क्लास अगली जो होगी, मैं इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि इधर मैंने इस एमसीक्यूज में क्या समझाया था, तो जो नहीं लेके आएगा ना उसकी फिर अच्छी खासी क्लास होनी है। चलें जी, अब ये लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।